बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आज के बाद से याद रखना है कि परसेंटेज वर्ड जिस भी चीज के आगे लग जाए मींस उसको हम लोगों को 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर कोई बच्चा 500 मार्क्स का एग्जाम में अपियर होता है और उस बच्चे के 450 मार्क्स है, तो हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज 90 है। कैसे? 450 ऊपर में लिखते हैं, 500 नीचे में और इंटू 100 करते हैं। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में हमेशा छोटा चीज या उस बच्चे का मार्क्स लिखा, टोटल लिखा हमने डिनोमिनेटर में इंटू 100 किया। तो हमेशा याद रखना है परसेंटेज निकालने के लिए छोटे वाली चीज को ऊपर में, टोटल को डिनोमिनेटर में इंटू 100। अब यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड किन एलिमेंट से बना है या किन कंपोनेंट से बना है, सारे कंपोनेंट्स का परसेंटेज निकालना है। कहने का मतलब कि परसेंटेज अगर किसी कंपोनेंट का निकालना हो तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट को न्यूमरेटर में रखेंगे, टोटल मास को यानी मास ऑफ कंपाउंड को डिनोमिनेटर में रखेंगे इंटू 100। अब सवाल में अगर मास नहीं दिया रहे तो हमेशा हम लोग मानते हैं कि उसके 1 मोल का निकालना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देते हैं और जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका मास ऊपर में रख देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल किया है हमने, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके 1 मोल का मास 84 ग्राम पर मोल होता है। ये कैसे आया? मैग्नीशियम 24, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 3 है, इसका मतलब 3 इंटू 16, तो 24 प्लस 12 प्लस 14, ये 84 ग्राम पर मोल आ गया। तो परसेंटेज निकालना है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एक एटम है इसलिए 24, पूरे का मास कितना है 84, तो हमने सीखा कि कंपोनेंट का मास ऊपर लिखते हैं और कंपाउंड का मास नीचे लिखते हैं, तो 24 बाई में 84 इंटू 100। ये सॉल्व करके आएगा, हमें पता है 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ये 7 टाइम्स, तो 200 बाई 7 28.57%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो कार्बन का भी एक एटम है इसीलिए 12 ऊपर में 12 नीचे में 84 टोटल है इंटू 100। सॉल्व किया इतना आ गया 100 बाई 7। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं इसलिए 3 इंटू 16 मींस 48 ऊपर में, नीचे में 84 इंटू 100। सॉल्व करके 400 बाई 7%। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में बच्चों H2O का परसेंटेज पूछा गया है, यहां किसी एलिमेंट का नहीं पूछा गया। हमें पता है इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोटैश एलम। तो दिख रहा है यहां कि इसके एक यूनिट में 24 यूनिट्स H2 है, मींस 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। इसका मतलब इस पूरे का मास तो हम लोग निकाल लेंगे जो कि 9948 आता है, और जब हम लोग वाटर के मास की बात करेंगे तो हमें पता है कि इसके एक यूनिट में 24 यूनिट H2O है, मींस वाटर का मास कितना होगा 24 इंटू 18। तो फॉर्मूला लिखा है मैंने, परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ H2O बाय में मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ H2O कितना है यहाँ पे 24 इंटू 18 जो कि 432 होगा, बाई में 948 इंटू 100। सॉल्व करके ये 45.56% आता है। अभी कुछ देर पहले जब ये फॉर्मूला बता रहा था मैं, एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल 3 टर्म दिख रहे हैं बच्चों, परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट और मास ऑफ कंपाउंड। 3 चीज है, हमेशा सवाल इस तरह का होगा कि 3 में से कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा वाला फाइंड करना होगा। मतलब बेसिक टाइप देखें तो ये दोनों पता रहता है हमें, जैसा इन दोनों ऑप्शंस में, इन दोनों क्वेश्चंस में हमने किया है, और परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। इसके अलावा सवाल ये होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट दे देगा, परसेंटेज दे देगा, मास ऑफ कंपाउंड पूछा जाएगा, या फिर मास ऑफ कंपाउंड परसेंटेज पता रहेगा और मास ऑफ कंपोनेंट निकालना है। इन शॉर्ट 3 में से कोई 2 चीज दी रहेगी सवाल में और हमें थर्ड वाले को फाइंड करना है। तो उसी पे ये सवाल है
An oxide of metal M which is M2O3 has 30% oxygen atom by mass. Find atomic weight of M. हमें फॉर्मूला पता है कि M2O3 है, इसमें 30% ऑक्सीजन है, तो हमें बताना है यहां पर कि इस M का एटॉमिक मास कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है, सबसे पहला काम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जैसे ही लिखेंगे तो मैंने इसके एटॉमिक वेट को m ही मान लिया है, इसीलिए M2O3 में इसका अगर एटॉमिक वेट m मानेंगे तो ये 2m होगा और 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 into 16। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m plus 48। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसका मास बाई में पूरे कंपाउंड का मास इंटू 100। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 48 बाई में 2m plus 48 into 100 इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30% ऑक्सीजन दिया हुआ है सवाल में। तो हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब बच्चों, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। हमें पता है कि 16 into 3 48 होता है, तो ये कितना हो गया 160 और ये 2m plus 48 उधर चला जाएगा। 48 इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 112 आएगा। 2m is equal to 112, तो m is equal to 56 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 56 ग्राम है। इसका मतलब ये मेटल आयरन है, क्योंकि आयरन का मास 56 होता है। और भी ऐसे सवाल देखेंगे। इसके अलावा इस पे एक और बेसिक टाइप का सवाल आया करता है बच्चों। हमें पता है, जैसे कि एग्जांपल है CuSO4.5H2, अगर उसे हीट करेंगे तो जो 5H2O है वो वाटर इवापोरेट कर जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल एडेड है, जैसा ये भी वैसा ही एग्जांपल है, जब भी इनको हीट करेंगे, जब भी हीट सप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रेटेड से, जब पानी इसमें एडेड होता है तो इसे हाइड्रेटेड बोलते हैं, और जैसे ही वो पानी इवापोरेट करके पूरी तरह से हटा देंगे तो उसे एनहाइड्रस बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी हाइड्रेटेड अगर कंपाउंड है, जैसा कि CuSO4.5H2O, Na2SO4.10H2O, इन सबको जैसे ही हीट करेंगे तो वो H2O उड़ जाएगा, इवापोरेट करेगा। इसका मतलब कि उसके वेट में लॉस होगा। तो उससे भी रिलेट करके परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल पूछा जाता है, वो सवाल भी हम लोग देखते हैं अभी। तो बच्चों, अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। CuSO4.5H2O, इसको हीट किया हमने तो ये CuSO4 बन गया। इसे हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं और इसे एनहाइड्रस फॉर्म बोलते हैं। तो हमें पता है कि जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे ये यहां से पानी इवापोरेट कर जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में लॉस इन वेट किसके बराबर होगा, इस पानी के वेट के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं लॉस इन वेट इज ड्यू टू लॉस ऑफ H2O, और परसेंटेज लॉस इन वेट क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ H2O के बराबर। तो इसी बेसिस पे एक सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है Na2SO4.X H2O loses 56% weight on heating, find X। हमें ये X निकालना है, दिया हुआ है 56% वेट वो लूज करता है, इसका मतलब वाटर का परसेंटेज 56 है। तो हमने लिखा है परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इन वेट। वाटर यहाँ पे X है तो इसीलिए 18X इसका मास हो जाएगा। पूरे का मास क्या होगा, इसका 142, सोडियम का 23 into 2, सल्फर का 32 और 4 into 16, ये पूरा आएगा 142 और ये 18X into 100 इज इक्वल टू 56। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि ये x हमेशा एक होल नंबर आएगा, 2, 3, 4, 5, कभी भी ये 2.5 फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं हो सकता है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो याद रखेंगे कि ये सॉल्व करके कभी भी एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा। ये ऐसा कुछ आएगा कि जैसे 9.6, 9.7, उसको राउंड ऑफ करेंगे तब ये 10 बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े से अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किया है हमने। तो x यहाँ पे 10 आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, Na2SO4.10H2O। बच्चों, इसको हम लोग, इसी का नाम है ग्लोबर्स सॉल्ट। बीच बीच में कई सारे कॉमन नेम और कई सारे केमिकल्स के नेम आ रहे हैं, वो भी मैं बताता जा रहा हूं ताकि बच्चों को याद करने में आसानी रहे। अब कितने सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आपने सॉल्व कर दिया, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है उसमें ऑप्शंस होते हैं A, B, C, D। अगर मान लो 3, 4, 5 ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शंस में दे रखा है 20, 30, 40 और 50,
मान लो किसी बच्चे को सॉल्व करके अगर आंसर आता है 21.3 तो वो क्या करेगा, 20 को चुनेगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेकर के हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे भी पता है यहाँ पर x एग्जैक्टली 10 नहीं आना है। तो बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया कि अगर वाटर रहता है तो हीट करने पे वो इवापोरेट कर जाता है, जैसा कि हम लोग कर रहे थे परसेंटेज लॉस इन वेट इज ड्यू टू परसेंटेज लॉस इन वाटर, मतलब वाटर का जितना मास था, जितना मास परसेंटेज निकला वही परसेंटेज लॉस इन वेट था। अगर गैस रहेगा तो हमें पता है गैस भी इवॉल्व करता है, इसीलिए गैस की वजह से लॉस इन वेट होगा। तो उससे रिलेटेड इस तरह का एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज लॉस इन वेट ऑन हीटिंग KClO3। ये रिएक्शन सवाल में दिया हुआ है कि 2 मोल KClO3 को हमने हीट किया, जो कि सॉलिड है, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड। इसको हीट किया, इसका मतलब हीटिंग का सिंबल होता है। इसको हीट किया तो 2 मोल KCl मिला और 3 मोल O2 मिला। तो हमें पता है इस गैस के वजह से लॉस इन वेट होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पहले ये 2 × 122.5, मतलब KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 122.5 होता है। तो इस 2 मोल का मास कितना है, 245 ग्राम। और यहाँ पे लॉस इन वेट कितना हुआ इस गैस के बराबर, क्योंकि यही गैस इवॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसके वेट में डिक्रीज आता है। तो 3 × 32 किया, क्योंकि 1 मोल O2 का 32 होता है। तो हमें पता चला जैसे ही हम लोग 245 ग्राम KClO3 को हीट करेंगे तो कितना गैस निकल जाएगा, 96 ग्राम। तो हमने सीखा है कि या तो एनहाइड्रस जब बनता है किसी हाइड्रेटेड से तो उस समय वाटर के इवापोरेट होने से लॉस इन वेट होता है, या फिर गैस अगर निकल जाता है किसी भी सॉलिड कंपाउंड को हीट करने से तो उसके वजह से लॉस इन वेट होता है। तो हम लोग कहेंगे लॉस कितना होगा, 96 ग्राम का, और टोटल मास कितना है, 245 ग्राम। तो परसेंटेज लॉस इन वेट कैसे निकालेंगे, जितना लॉस हुआ बाई में टोटल इंटू 100, जो कि आएगा 39.18%। अगला ये बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ N2 in NH4। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि यहाँ पे एक ही N है, लेकिन पूछा जा रहा है परसेंटेज किसका, N2 का। तो हम लोग समझेंगे कि हमें चूंकि N2 का परसेंटेज निकालना है, इसीलिए यहाँ पे 2N होना चाहिए कम से कम, और 2N करने के लिए इसलिए हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट का डबल ले लेंगे। तो कॉन्सेप्ट में यही है कि यहाँ पे N2 का परसेंटेज निकालना है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूलर वेट का हम लोग डबल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो 53.5 ग्राम है। अब हमें चूंकि परसेंटेज फाइंड करना है N2 का, इसीलिए हम लोग इसके मॉलिक्यूलर वेट का डबल लेकर के चल रहे हैं, जो कि 107 ग्राम है। तो परसेंटेज ऑफ N2 कैसे निकलेगा, 28/107 × 100, और यह है 26.16%। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक ऐसा चीज होता जो यहाँ पे 4 यूनिट में होता, 4 यहाँ पे एक नंबर होता और यहाँ पे एक ही होता, जैसे मान लो कि अगर हमें निकालना होता, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल चीज बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर हमें N4 का निकालना होता परसेंटेज और यहाँ पे एक ही N होता, तो हम लोग इसका 4 गुना लेकर के चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि चूंकि N2 का परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे बस एक ही N है, इसीलिए इसका डबल ले रहे हैं डिनोमिनेटर में। बच्चों हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर NH4 होल्ड टू SO4। अभी तक हम लोग सवाल में हमेशा देखा करते थे कि ये परसेंटेज प्योरिटी वाला कोई टर्म नहीं आया करता था। हमेशा सवालों में पूछा जाता था फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4Cl, ये NH4 होल्ड टू SO4। तो जब ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया जाएगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वही देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ N फाइंड कर लें। इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो देखते हैं नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4 × 1 पूरे का 2 गुना, सल्फर का 32 होता है बच्चों और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 × 16। इन सब को हम लोग अगर ऐड कर दें तो ये दिख रहा होगा सारे बच्चों को कि 18 × 2 36, 36 + 32
और ये 64, ये पूरा जोड़ करके 132 आएगा। अगर जीएमएम की बात करते तो 132 ग्राम बोलते हैं, और अगर हम लोग 1 मोल के लिए बोले तो सीधा कह सकते हैं कि 132 ग्राम है इसके 1 मोल का मास। अब हम लोग इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करते हैं। हमें दिख रहा है बच्चों कि यहां पर नाइट्रोजन कितना एटम्स है, नाइट्रोजन का 2, इसका मतलब 28 ग्राम बाई में टोटल 132 इंटू 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 4 28, और ये हम लोग जानते हैं 132 के लिए क्या होगा 33। ऐसे भी सोच सकते हो ना, 132 को देखना है तो हमें पता है कि ना 25 इंटू 4 100 होता है और 8 इंटू 4 32 होता है, तो इट मींस ये 33 है। तो ये आएगा 700 बाई 33%, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 21.21% आएगा। बच्चों अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये परसेंटेज प्योरिटी ये वाला नहीं दिया होता तो हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन 21% है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि इफ 100% प्योर सैंपल, तो परसेंटेज नाइट्रोजन का कितना होता 21.21%, लेकिन सैंपल कितना परसेंट प्योर है, सैंपल है 66% प्योर सैंपल। इसका मतलब हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, बोलेंगे परसेंटेज नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 66% ऑफ 21.21, 66 बाई 100 इंटू 21.21। इन शॉर्ट ये पूरा क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल देंगे, उसका हम लोग 66% निकाल देंगे। ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड होने से हमें एक बार एक्स्ट्रा इसे और मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब फिर ऐसा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे सवाल, ऐसे कैलकुलेशंस देख करके। तो फिर मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे। बच्चों हम लोग जानते हैं 100 को अगर हम लोग 99 लिखें, 66 बाई 99, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 बाई 3 इंटू 21.21%। अब हमें पता है कि अगर ये 21 होता, या हमें ऐसा दिख रहा है ना कि ये कितना है 3 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा 7.07। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा 14.14%। तो लगभग हम लोग मान सकते हैं 14%। तो इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व कर लिया करेंगे। ये एक्स्ट्रा टर्म आने से हमें बस एक बार जो परसेंटेज फाइंड किया है उसका भी हम लोगों को 66% करना पड़ा है। बच्चों देखते हैं हम लोग अगला सवाल दिया हुआ है, कंपाउंड ऑफ मेटल M इज आइसोमॉर्फस विद ZnSO4.7H2O। अब समझते हैं कि आइसोमॉर्फस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आइसोमॉर्फस वर्ड का मतलब अगर समझना है, आइसोमॉर्फस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, या आइसोमॉर्फस कहीं पे भी वर्ड इस्तेमाल रहे तो हम लोग समझेंगे कि एक जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब अगर ZnSO4.7H2O के साथ मेटल M का कंपाउंड आइसोमॉर्फस है, इट मींस उसका फॉर्मूला भी इसी के जैसा होगा, MSO4.7H2O। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं। जैसे कहीं पे दिया होता कि K2COC के साथ कोई मेटल का कंपाउंड आइसोमॉर्फस है, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं उसका M2CO3। तो याद रखना है जब भी आइसोमॉर्फस वर्ड रहे इसका मतलब एक ही जैसा फॉर्मूला होगा, एक ही जैसा सारा स्ट्रक्चर और आयंस का अरेंजमेंट होगा, या एटम्स का अरेंजमेंट बोल सकते हैं जैसा होगा। तो आइसोमॉर्फस है इसीलिए हमने क्या मान लिया MSO4.7H2O। अब उसके बाद तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा कि दिया हुआ है 10% मेटल बाई मास है, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M निकालना है। चारों ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे सवाल को, यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, M को M ही रहने देते हैं और बाकी सब का जोड़ देंगे। ये सब का जोड़ेंगे तो 32 इसका 4 इंटू 16 64 और ये 7 टाइम्स H2 मींस 7 इंटू 18 126। सबको जोड़ेंगे बच्चों तो वो ट्रिपल आएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि परसेंटेज M दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, तो क्या लिखेंगे कि
इस कंपाउंड में मेटल कितना ग्राम है? m ग्राम, क्योंकि हमने m ही मान रखा है, जो कि हमें फाइंड करना है। यही एटॉमिक इसका वेट है, एटॉमिक वेट है। m डिवाइडेड बाय में m प्लस 222 इंटू 100 इज इक्वल टू 10। अब तो ये सॉल्व करना काफी आसान है। ये इस तरफ हो गया 10m और ये उधर चला जाएगा तो m प्लस 222, यहां से 9m इज इक्वल टू 222। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 9m इज इक्वल टू 222 है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 222 बाई में 9। अब इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा अगर बच्चे को याद होगा कि 25 इंटू 9 225 होता है। इसका मतलब हम ऑप्शन में से सीधे देख लेंगे कि जो 25 के अराउंड है, तो हमें दिख रहा है 24 है, 24 आंसर हो जाएगा। या कोई बच्चा बड़ा मेहनती है तो डिवाइड भी कर ले तो उसे 24.67 दिखेगा आंसर। तो इस तरह से ऐसे सवाल बनाएंगे। बस याद रखना है, ये सवाल कराने का मकसद यही था कि बच्चे जान ले कि आइसोमॉर्फस वर्ड अगर इस्तेमाल रहे तो एक ही जैसा फॉर्मूला लिखा करेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नाम है इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट टर्म उन क्वेश्चंस में यूज किया रहता है जहां पे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कोई प्रोटीन है, इंसुलिन है, हेमोग्लोबिन है, या ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका एग्जैक्ट हमें फॉर्मूला नहीं पता है। तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सवाल में जिस भी एलिमेंट का जिक्र है, यानी जिसका परसेंटेज बाई मास दे रखा है, उसका हम लोग एक एटम लेते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट को मिनिमम रखने के लिए उस एलिमेंट का एक एटम होना चाहिए। एक से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट रहेगा उस एलिमेंट का तो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वी ऑलवेज टेक ओनली वन एटम ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट हुज परसेंटेज बाय मास इज गिवन। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को वही इस्तेमाल करते हैं जहां पे एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें नहीं पता है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन which contains 0.16% सल्फर बाय मास। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है जिसमें सल्फर का परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है 0.16%। तो हमेशा याद रखना है परसेंटेज जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब 100 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम लोग 100 ग्राम इंसुलिन लें तो उसमें सल्फर का मास कितना हो जाएगा? 0.16 ग्राम। तो इसलिए लिखा है मैंने 0.16 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन। अब हमें क्या पता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए सल्फर का कितना एटम होना चाहिए? एक एटम। तो एक एटम का मास कितना होता है हमें पता है। अगर सल्फर का हम लोग एक सल्फर लें तो उसके लिए मास कितना लेते हैं? 32 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि अगर 0.16 ग्राम सल्फर है 100 ग्राम में, तो मिनिमम 32 ग्राम सल्फर कितने ग्राम इंसुलिन में होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो हमने लिख लिया 0.16 ग्राम इन 100, तो 32 ग्राम सल्फर इन 100 बाई 0.16 इंटू 32। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये 2 डेसिमल ये आगे शिफ्ट होगा और यहाँ पे 2 जीरो मल्टीप्लाई हुआ 16 इंटू 2 32 होता है, तो ये 20,000 ग्राम पर मोल आएगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आ गया इंसुलिन का 20,000 ग्राम पर मोल। तो तरीका है कि जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास दिया रहे उसका हम लोग एक एटम लेकर के मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं और वही मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब अगर मान लीजिए हम लोग एक एटम कंसीडर करके मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना निकालते हैं, तो अगर बोला जाए कि सल्फर के 2 एटम्स हैं इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए सल्फर के 8 एटम है तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन में कुछ और पार्ट भी दिया जा सकता है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट भी दे दे, इसके अलावा बोल दे कि अब एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 20% नाइट्रोजन बाय मास C एंड H। मतलब 3 एलिमेंट है उसमें, नाइट्रोजन भी है, C भी है और H भी है, लेकिन परसेंटेज किसका दिया है बच्चों? नाइट्रोजन का। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम लोग किसका एक एटम लेंगे? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का। तो लिखेंगे हम लोग 20 ग्राम नाइट्रोजन 100 ग्राम में, क्योंकि हमें पता ही है कि जब भी परसेंटेज दिया रहता है तो 100 लेंगे तो ये 20 ग्राम हो जाएगा। तो हमें क्या पता है नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए? नाइट्रोजन एक एटम होना चाहिए, मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो 20 ग्राम 100 ग्राम में है, तो 14 ग्राम कितने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया हमने 70 ग्राम। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा 70 ग्राम पर मोल। आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल एपीएमटी में पूछा गया था।
दिया हुआ है हेमोग्लोबिन में 0.33% आयरन बाई मास है, आयरन को ऐसे से लिखते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन दिया हुआ है 67,200 ग्राम पर मोल। तो पूछा जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। मतलब अभी तक हम लोग को पता था कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना था। इस सवाल में मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि बताइए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। तो इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो क्या कि इस परसेंटेज को मान करके हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हमेशा एक एटम मान के बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो इसको अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तब जो आएगा वही बताएगा कि आयरन का कितना सारा एटम्स है। या फिर उससे भी एक आसान तरीका, हम लोग डायरेक्टली आयरन का मास फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है पता है कि 0.33% है, तो लिखेंगे 0.33% ऑफ 67,200। तो इसे ऐसा लिखेंगे 0.33 बाई में 100 इंटू 67200। ये दोनों कैंसिल। अब हमें पता है कि 0.33 को क्या लिखते हैं 1/3, तो बोल सकते हैं 72 बाई में 3। 0.33 को हमने 1/3 लिख दिया है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 224। तो हमें पता चला कि आयरन का 224 ग्राम प्रेजेंट है, और हमें यह भी मालूम है कि आयरन का एक एटम 56 ग्राम होता है। अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिखे आयरन का तो 56 ग्राम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैसे निकलेगा बच्चों। हमें पता चला कि इस 67,200 में 224 ग्राम तो आयरन ही था। तो पूछा गया है सवाल में बताइए कितने सारे एटम्स हैं। तो हमें पता है कि एक एटम के लिए 56 है, और आयरन का टोटल मास कितना है 224। तो बोलेंगे 224 बाय में 56 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इस तरह से हमने सवाल को बना लिया। तो ये था मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट। तो आज के बाद से जब भी सवाल में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा तो हमेशा जिस एलिमेंट का, जिस एटम का जिक्र किया गया है उस एलिमेंट का एक एटम कंसीडर करके हम लोग जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं उससे मिनिमम मॉलिक्यूलर